हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। कैसे हो बच्चों आप सब लोग। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था आपका डी ब्रोगली इक्वेशन को। ओके, और अगर आपने वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पहले वाला लेक्चर देखिए, देन आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, देखिए तो क्या अच्छा, डी ब्रोगली इक्वेशन अगर आपको याद है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, इसको मैंने ड्राइव करके दिखाया था आपको, है ना। तो चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज कहां पर है। ठीक है, इस इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो लिखा है एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, देखिए सबसे पहली बात देखिए, आपको अगर आपने देखा है वीडियो तो आपको पता है कि मैंने बात करी थी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल टाइप कुछ बातें, है ना। तो मैंने आपको बताया था उसमें क्या आता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एम वी यहां पर क्या है, मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या चीज शो करता है, पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल नेचर को। ठीक है, वेवलेंथ, लैम्डा यहां पर क्या है बच्चे, वेवलेंथ। और वेवलेंथ किसको दिखाता है, वेव नेचर को। किसको दिखाता है, वेव नेचर को। यस, तो हमें समझ में आया कि सर ये जो इक्वेशन है ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई पड़ रही है कि सर लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके, मोमेंटम के। ठीक है, कोई इस तरीके से, मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस अगर किसी के अंदर पार्टिकल नेचर ज्यादा है तो उसका वेव नेचर कम हो जाएगा, और किसी के अंदर वेव नेचर ज्यादा है तो उसका पार्टिकल नेचर कम होगा। क्लियर है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, एटम, आयन, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। इनका जो मास है ना वो बहुत कम होता है, एम की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। एम जितना कम होगा क्या होगा, एम जितना कम होगा मोमेंटम की वैल्यू कम आएगी, और मोमेंटम की वैल्यू कम आएगी तो वेवलेंथ ज्यादा आएगी, और वेवलेंथ ज्यादा आने का मतलब है क्या, इसके अंदर वेव नेचर ज्यादा है। क्लियर हो गई बात। तो सर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, उनके अंदर वेव नेचर ज्यादा होता है। क्लियर है, मुझे इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, हटा दो ना इसको। देखिए अब एक बात और समझिए अभी तक हमने क्या देखा कि सर एटम का जो थोड़ा स्ट्रक्चर था बेसिक वो इस तरीके से था, है ना। ये इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। यस, लाइक दिस। और वो क्या करता है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा होता है ना। बट क्योंकि मुझे पता अब चला है कि सर जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर क्या है, वेव नेचर है, और वेव नेचर का मतलब है कि वो वेव की तरह ही ट्रेवल करना चाहिए। यस और नो, लेकिन यहां पर तो उसके अंदर कोई वेव नेचर शो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सर इसको अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। क्योंकि भाई वेव की अपनी प्रॉपर्टी है ना, वेव तो ऐसे ट्रेवल करती है ना कि वैसे। यस, तो मुझे लगता है कि ये वाला ज्यादा स्ट्रक्चर मुझे सही लग रहा है एटम के, है ना। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को हमने वेव कंसीडर किया, और वेव की तरह ही वो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली लाइक ट्रेवल लाइक वेव। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, कभी वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, इतनी दूर, और कभी वो न्यूक्लियस के नजदीक आ जाता है। दिखाई पड़ रहा है ना आपको। यस, कभी वो न्यूक्लियस के दूर जाता है और कभी वो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता है। ओके, देखिए चलिए अब हम अपने टॉपिक पे लौट के आए, जरा एप्लीकेशंस वाले पार्ट को देखें, ध्यान से देखिए क्या लिखा है हमने यहां पर। लिखा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन एनी मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज मटेरियल पार्टिकल एसोसिएटेड विद वेव प्रॉपर्टी। यस, लिखा है इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ डेफिनेट ऑर्बिट लाइक दिस, है ना, इसकी तरह क्या है, इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ डेफिनेट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ रैंडम मैनर लाइक दिस। ठीक है, सम टाइम क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड सम टाइम अवे फ्रॉम इट। कभी क्या है, क्लोज टू द न्यूक्लियस है, दिस क्लोज टू द न्यूक्लियस, और वो क्या है, कभी यहां से दूर है, मतलब अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। क्लियर हो गई बात। ओके, फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ओनली दोज ऑर्बिट्स विच
for which angular momentum of moving electron is integral multiple of h upon 2 pi। ये क्या मतलब हुआ सर? देखिए, आपको अगर याद है तो आपने बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस पढ़ी थी, है ना? बोहर ने क्या बताया था? उन्होंने कहा था सर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करता है जिसके लिए उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। क्या मतलब है इस बात का? क्या चीज होनी चाहिए उसके इक्वल? एंगुलर मोमेंटम। लिखा ना, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, है ना? देखो इसको मैं आपको समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। अब पहली बात तो आप मुझे बताएं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। यस ऑफ कोर्स आपको पता है कि सर मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल्स टू mv। और अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी एटम क्या एक सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो ये इसकी सपोज क्या है, रेडियस। तो आप इस mv को क्या कर दो, r से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ये हो जाएगा mvr, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? और किसके इक्वल होना चाहिए, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है? ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई मतलब nh अपॉन 2 पाई होना चाहिए। यहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है सर, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 डॉट 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 ये हो सकती है। दिस इज द क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है, ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आई बात नहीं आया? ओके चलिए, तो ठीक है। अब अगर हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं किसकी हेल्प से, अपनी लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv की हेल्प से हम इस इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, तो इसको हटा दूं, इसको नोट करना है, हम कर लीजिए। ये लीजिए, ठीक है, कर लिया, डन। वीडियो पॉज करके कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना? कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इट्स वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके? क्या है, लेट अस सपोज ये मेरा रहा एटम इस तरीके से, है ना? और देखिए ये रहा एक मेरा एटम, ये रहा इसका सेंटर न्यूक्लियस, यस। एक और रहा ऑर्बिट, और ये रहा इसका सेंटर मतलब इसका न्यूक्लियस। अब देखो क्या लिखा है, कंसिडर इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इट्स वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इसकी जो वेव है ना इलेक्ट्रॉन की, वो दो टाइप से रिप्रेजेंट की जा सकती है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है? एक तो बच्चों को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट की जा सकती है, लाइक इस तरीके से, यस। और एक और इसका तरीका है, उसको भी ध्यान से देखिए, इस तरीके से। समझ में आई बात नहीं आई? तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन वेव है ना सेम फेज में आके मिल गई है ना? तो आपको पूरा एक साथ दिखाई दे रहा है, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेव जो है सेम फेज में नहीं मिल रही है। समझ में आई बात नहीं आई? बोलिए। देखिए, तो इस तरीके जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है बच्चों, हम इसको बोलते हैं इन फेज। क्या बोलते हैं? यहां पर जो वेव्स हमारी मिल रही है कैसे मिल रही है, इन फेज मिल रही है बच्चों, ओके? और यहां पर जो वेव्स मिल रही है इसको हम बोलते हैं क्या, आउट फेज। यस, लिखा है इफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ देन इलेक्ट्रॉन वेव इज इन फेज एंड वाइस वर्सा, अदरवाइज आउट फेज हो जाएगी। तो यही कंडीशन है जिससे कि अभी हम उसको बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन को प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है? तो ये समझ में आया, एक होता है इन फेज, एक होता है आउट फेज। इस तरीके से मैच करेंगे तो इन फेज, और अगर उनके सिरे जो है एंड्स जो है मैच नहीं करेंगे आपस में तो उसे क्या बोलेंगे हम, आउट फेज। अब वो कहता है कि इफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई आर। इसकी सर्कमफेरेंस जो है ऑर्बिट की, वो किसके इक्वल होना चाहिए, बोलते हैं एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? ऑफ वेवलेंथ देन इलेक्ट्रॉन वेव इज इन फेज। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो वेव हमेशा इन फेज मिलेगी, और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो वेव्स कैसे चली जाएंगी, आउट फेज में चली जाएंगी। क्लियर हो गई बात?
ओके तो चलिए अब हम ये इक्वेशन से कुछ देखते हैं, अगर हमारा कुछ काम का निकलता है इस इक्वेशन से तो ठीक है। लिखेंगे वी नो दैट लैम्डा इक्वल्स टू, अभी हमने पढ़ा है h अपॉन एम वी। यस, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन अबव इक्वेशन वी गेट 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा, लैम्डा बोले तो h अपॉन एम वी। यस, तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल देते हैं कि इसको एम वी को और 2 पाई को इधर ले आते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। समझ में आई बात नहीं आई? समझ में आ गया क्या है, एम वी आर इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एन एच अपॉन 2 पाई के। और यही कंडीशन अभी हमने पढ़ी थी, बोहर्स की कंडीशन है ना, बोहर ने यही बताया था। तो समझ में आई बात, आपको नहीं आई? तो कुछ चीजें आपकी क्या हुआ, इस इक्वेशन की हेल्प से प्रूफ हो गई यहां पर। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको फाइनली, एम वी आर या एंगुलर मोमेंटम लिख देता हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल आ गया। यही क्या है आपकी बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया बताइए? तो ये था बच्चों हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन को ही यूज करके बच्चों यहां पर मैंने क्या करा, इस क्वांटाइजेशन कंडीशन को प्रूव किया है। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। ठीक है, चलिए।